22 फरवरी को ट्विटर ने घोषणा की कि उसने दिल्ली में चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन से जुड़े हुए जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हटा दिए और उसने ऐसा भारत सरकार के आदेशों के क्रम में किया। ट्विटर या एक्स के मालिक एलन मस्क एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। भले ही चीन की तुलना में भारत में इंटरनेट की आजादी ज्यादा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार की जो नई गाइडलाइंस हैं उनको लेकर बहुत सी कंपनियां नाखुश हैं। चीन की अगर हम बात करें तो जहां भारत में हम कोई भी कंपनियां हमारी इंफॉर्मेशन तक बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं, लेकिन चीन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत में इंटरनेट को लेकर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है, लेकिन चीन में इतनी स्वतंत्रता नहीं देखी जा सकती। यही वजह है कि गूगल और मेटा जैसी कंपनियां चीन में काम नहीं कर रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया में डिजिटल लिटरेसी रेट कम होने के चलते फेक न्यूज काफी तेजी से वायरल हो जाती है। कहीं से अगर कोई भी फेक न्यूज आ रही है तो बिना उसकी ऑथेंटिसिटी को जाने ही लोग आगे बढ़ा देते हैं। और अभी हम हाल ही में देख सकते हैं कि किस तरह से एक बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम पांडे ने अपनी मौत की झूठी खबर को तेजी से वायरल किया था। हालांकि इसको लेकर उन्होंने सफाई दी कि वो एक तरह से सर्वाइकल कैंसर को लेकर अवेयरनेस फैला रही थी, लेकिन सोचने वाली बात है कि भारत में फेक न्यूज को फैलाने के मामले में बहुत ही सरल नेटवर्क बना हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में फेक न्यूज फैलाने के मामले में 214% का इजाफा देखा गया। ये कोविड टाइम था, इस टाइम पीरियड पे काफी लोग घरों में खाली बैठे रहते थे, तो ऐसे में कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन आई उसको बिना जांचे परखे तेजी से आगे वायरल कर दिया जाता था। यही वजह है कि उस टाइम पे इसमें बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया। अभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में फेक न्यूज अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फेक न्यूज के जरिए किस तरह से किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा सकता है, फेक न्यूज के जरिए किस तरीके से हम देखते हैं कि वोटर्स के मैंडेट को आसानी से चेंज किया जा सकता है, लेकिन यहां पर भी वही फायदा उठा पाता है जिसका आईटी सेल काफी मजबूत होता है। ऐसे हम देखते हैं कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उसका आईटी सेल काफी मजबूत है। बीजेपी की ही सेंटर में गवर्नमेंट है, तो फिर ऐसे में सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है, तो बाकियों को इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। ऑक्सफैम की इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के डिजिटल डिवाइड के मुताबिक भारत में लगभग 70% आबादी लो कनेक्टिविटी या फिर बैड कनेक्टिविटी की सिचुएशन में रहती है। तो ऐसे में अगर कहीं से भी किसी भी तरह की कोई फेक न्यूज आती है, बड़ी मुश्किल से तो उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल पाती है, और इसके बाद वो क्रॉस चेक करना या फिर उसको एक तरह से फैक्ट्स फिगर के बेसिस पर चेक करना या फिर कितनी ऑथेंटिक खबर है, वो इन सारी चीजों को जानने की, पहचानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। इस तरह से यहां पर फेक न्यूज वायरल करने के लिए अपने आप एक तरह का सहज नेटवर्क बना हुआ है। सरकार के पास इस तरह की तमाम फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के रूल्स रेगुलेशन है या फिर इस तरह के लीगल प्रोविजन है। इन्हीं में एक है आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 87 क्लॉज 2। इसके मुताबिक सरकार को अधिकार दिए गए हैं कि वो इस तरह की गाइडलाइंस बनाए जिनके जरिए इस तरह की फेक न्यूज पर या जो भ्रामक या इस तरह की अफवाह आधारित खबरें होती हैं उन पर नियंत्रण कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की गाइडलाइंस के फायदे और नुकसान कितने हैं। अगर फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो भी भ्रामक खबरें होती हैं, बेसलेस होती हैं, जिनके कोई तथ्य तर्क नहीं होते हैं, उनको समय रहते रोका जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर हिंसा भड़काने जैसी या दंगा उत्पन्न होने जैसी स्थिति होती है तो उसका समय रहते पता चल जाता है और उसको रोका जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है तो उसको भी रोका जा सकता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाने के लिए इस तरह के जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं या ऐसी जो गाइडलाइन है वो ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसका एक दूसरा पक्ष भी है जहां पर इसके नुकसान को लेकर भी चिंता जताई जाती है कि इस तरह की गाइडलाइंस का किस तरह से सरकार के द्वारा अपने हित में इस्तेमाल किया जाता है और एक तरह से विपक्ष की या फिर लोकतंत्र में जो विरोध या असहमति वाली आवाज उठाई जाती है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। छोटे छोटे न्यूज पोर्टल या फिर जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो उनको अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है, उसका भी हनन करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर समझने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इस तरह की गाइडलाइंस का लोकतंत्र की भावना के अनुरूप सदुपयोग किया जाए तो ये ठीक भी है, लेकिन अगर इसकी निगेटिव साइड पे काम किया जाए, असहमति या फिर लोकतंत्र में विरोध वाली आवाज को दबाने की कोशिश की जाए तो ये बहुत नुकसानदेह भी है। अभी हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में हम देखते हैं कि 180 देशों में हमारी जो रैंक है वो 161 भी है।
यानी जो देशों में पत्रकारिता का स्तर है या फिर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली जो स्थितियां हैं वो किस तरह से सकारात्मक है या नकारात्मक है, इन सारे मुद्दों पर एक तरह से ये सर्वे होता है। तो ऐसे में हमारी पोजीशन जो कि 2022 में 150 भी थी, अभी 161 भी आ गई, यानी हम 11 रैंक नीचे गिर चुके हैं और 2016 से इसमें लगातार गिरावट जारी है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के सर्वे, इस तरह की रिपोर्ट्स कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए चिंता वाली बात होती है। समझने वाली बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर ना हो तो इंसान अब भी गुलाम है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।